बच्चों, welcome to your classes. Today I am here to explain the smaller terms related to electrostatic like permittivity, relative permittivity, dielectric constant, electric dipole, etc. These are the smaller terms, but very basic knowledge, full terms for this electrostatic chapter. Then after we will see some important numericals related to electric field. The first of all we will discuss here permittivity. Permittivity is the resistive property of an object or medium. मीडियम आपके सॉलिड लिक्विड गैस कई हैं और इनमें जब कोई इनके सामने चार्ज रखते हैं, जब यहाँ हम चार्ज रखे हैं, ये चार्ज है, ये मीडियम ऑब्जेक्ट है, तो ये इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करना चाहता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड बनने का ये अपोज करता है। तो ये कितना अपोज कर ले रहा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड बनने का, दैट रेजिस्टिव प्रॉपर्टी ऑफ दिस मीडियम ऑफ दिस मटेरियल इज नॉन एज परमिटिविटी। अगर एयर की बात की जाए तो एयर हैज वेरी लेस रेजिस्टेंस एंड देयरफॉर very less value, almost equal to 1 value of permittivity. एयर में ज़्यादा कोई ऑपोजिंग रेजिस्टिव प्रॉपर्टी नहीं आ पाती है, इसलिए दो चार्जेस के बीच में सबसे ज़्यादा फोर्स एयर मीडियम में लगता है। अब इसके बाद जब मीडियम को हम चेंज करेंगे, जैसे ये दो आपके चार्ज पार्टिकल है, इनके बीच का मीडियम को हमने चेंज किया, कुछ दूसरा चीज़ रख दिया, सपोज माइका रख दिया, ग्लास रख दिया, वाटर रख दिया या टाइटेनियम ऑक्साइड रख दिया, या देयर आर मेनी मटेरियल्स इंसुलेटर्स आल्सो व्हिच आर नॉन एज डाइलेक्ट्रिक्स, उनको डाइलेक्ट्रिक्स को रख दिया या कंडक्टिंग मटेरियल को रख दिया, तो जितना ही ज़्यादा कंडक्टिंग मटेरियल को हम रखेंगे इनके बीच में, उतना ही ज़्यादा उनकी इन दो चार्जेस के बीच का फोर्स घटता जाएगा, बिकॉज द मीडियम हैज रेजिस्टिव प्रॉपर्टी अगेंस्ट इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट and that resistive property is called permittivity. इसको और दूसरी तरह से आप समझ सकते हैं, अगर दो चार्ज को हमने एयर में रखा, वैक्यूम में रखा, इसमें जो फोर्स लग रहा हो सपोज के वो 100 न्यूटन है, अगर कोई दूसरा मीडियम इस बीच में रख दिया जाए, ग्लास, माइका, पाउडर, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, कंडक्टिंग मटेरियल, तो ऑटोमेटिक है कि ये दोनों के बीच 100 न्यूटन से फोर्स जो लग रहा था वो कम होगा ही होगा, क्योंकि जो मीडियम बीच में आ गई है उसमें तो एक प्रॉपर्टी है कि वो अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होने देना नहीं चाह रही है, और इनके से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चल रहे थे उसको वो रोकेगा, अपोज कर देगा, इसलिए फाइनली इन दोनों के बीच का फोर्स को घटा देगा, डिक्रीज कर देगा, रिड्यूस कर देगा। पता ये चला कि मीडियम का वो प्रॉपर्टी जिसके चलते दो चार्जेस जब उस मीडियम में रखे जाए तो उनके बीच फोर्स रिड्यूस्ड हो जाए, उस प्रॉपर्टी को भी हम कहेंगे परमिटिविटी। ये दो तरह से हमने बताया है, आप किसी भी तरह से इसे समझ सकते हैं, मतलब एक ही है कि किसी मीडियम के चलते दो चार्जेस के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कितना घट जा रहा है, वो घटने की जो प्रॉपर्टी है, रिड्यूस कराने की जो प्रॉपर्टी है मीडियम में, उसे कहेंगे हम परमिटिविटी। और उसी को मैंने पहले अंदाज में जो बताया था कि मीडियम की अपनी रेजिस्टिव प्रॉपर्टी अगेंस्ट एन इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा किसी चार्ज के चलते, उसको वो कितना अपोज कर रहा, विरोध कर रहा है, दैट इज परमिटिविटी। एक ही बात हुआ, जितना ज्यादा विरोध करेगा उतना ही ज्यादा दो चार्जेस उसमें जब रखे जाएंगे तो इनके बीच का फोर्स को घटाएगा। सही बात, आप सब जानते हैं कूलम्बिक फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या है, F इक्वल टू Q1 Q2 अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। आप देखिए यहाँ पे Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस वैक्यूम और एयर। तो ये इट इज इन द डिनोमिनेटर ऑफ द टर्म के डिनोमिनेटर में है एंड इट डिवाइड्स द टोटल फोर्स को डिवाइड कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मीडियम का परमिटिविटी जितना ज्यादा होगा, फोर्स दो चार्जेस के बीच का उतना ही कम होगा, जितना ज्यादा इसका वैल्यू होगा उतना ही ज्यादा दो चार्जेस के बीच का फोर्स कम होगा। और ये मतलब हुआ कि जितना कंडक्टिंग मीडियम होगा
उतना ही उसका परमिटिविटी ये वैल्यू ज़्यादा होगा, क्योंकि वो अपने अंदर रेजिस्टेंस बहुत हाई रख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनने देगा। तो परमिटिविटी हाई होगा, और जब हाई होगा तो उस मीडियम में दो चार्जेस को रखेंगे तो ये फोर्स भी उतना ही कम हो जाएगा। और फॉर योर बेटर नॉलेज आपको बता दें कि अगर दोनों चार्ज के बीच में हम मेटल्स रख दें तो मेटल एकदम गुड कंडक्टर है, इसलिए और गुड कंडक्टर का जो परमिटिविटी है वो इनफाइनाइट है। तो परमिटिविटी जब इनफाइनाइट हो जाएगा तो आप यहाँ पे रखेंगे इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट से डिवाइड होकर क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब हुआ कि दो चार्ज ऑब्जेक्ट यहाँ रखे हैं, बीच में हम कंडक्टिंग मटेरियल रख दें तो इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा था वो जीरो हो जाएगा। कब? जब मेटल रख देंगे, कंडक्टिंग मटेरियल रख देंगे तब, जिसका कि परमिटिविटी इनफाइनाइट हो। इस तरह से अगर वाटर का एग्जांपल लिया जाए कि इन दोनों चार्जेस के बीच में वाटर रख दिया जाए, या ऐसे देखा जाए, सोचा जाए कि जब हम किसी सॉल्यूशन में वाटर में एक सॉल्यूशन बनाते हैं, नमक मान लिए डिजोल्व कर दिए, सोडियम आयन क्लोराइड आयन अलग अलग हो गए, इनके बीच जो है एक अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है, क्योंकि भाई दोनों पे प्लस और माइनस अपोजिट चार्जेस हैं, तो कूलम्बिक फोर्स वहां भी काम कर रहा है। लेकिन जब यही कूलम्ब फोर्स सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में, जब सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में हम फोर्स जब एयर में रख के निकालते हैं तो इनके बीच में फोर्स बहुत हेवी स्ट्रॉन्ग होता। लेकिन जब ये वाटर में डाल दिए गए, वाटर में जब आ गए तो वाटर में यह अलग बात आ जाएगी। वाटर में क्या है, H2O की अपनी परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको हम आगे चल करके डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहेंगे, बताएंगे। तो जो H2O की अपनी रिलेटिव परमिटिविटी होती है एयर के कंपैरिजन में, वो होता है 80 या 81। तो 80 मतलब यहाँ पर 80 आ जाएगा, तो ये तो फोर्स घटा दिया, इनके बीच का फोर्स 80 टाइम्स है, 80 टाइम्स फोर्स कर देगा। मतलब ये हुआ कहने का कि वाटर की अपनी जो है रिलेटिव परमिटिविटी थी 80, वो 80 टाइम्स घटा देता है दो चार्ज के बीच का फोर्स। और इस तरह से मेटल्स हो तो उनका होता है इनफाइनाइट रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और इस तरह से फोर्सेस में जब रखे जाएंगे दो चार्ज को तो उनका बीच का फोर्स जीरो हो जाएगा। अच्छा, पहले इसमें हम लोग लिख ले परमिटिविटी, the resistance of medium against electric field induction inside it is known as permittivity. Larger is the conductivity, जितना ज़्यादा conductivity होगा मीडियम का, मीडियम जितना ज़्यादा कंडक्टर होगा, larger is the resistive property, उसमें उतना ही ज़्यादा resistive property होगा, मतलब कि उतना ही ज़्यादा permittivity होगा, and hence less electric field inside in the medium या inside the medium, और इसलिए उस मीडियम में कम से कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। परमिटिविटी इज डिनोटेड बाय, permittivity is denoted by a symbol epsilon, epsilon naught, epsilon naught. Generally permittivity is denoted by epsilon, but that for free space this is denoted by epsilon naught, denoted by symbol epsilon naught for free space. For free space means vacuum or air. Epsilon naught has value 8.5 10 to the power minus 12 F equal to Q1 Q2 upon 4 pi epsilon naught R square. Therefore epsilon is equal to Q1 Q2 upon 4 pi F R square. हमने यहाँ पे एक रफ कैलकुलेशन किया है, अगर आप भूल जा रहे हैं, नहीं दिमाग में आ रहा है कि यूनिट क्या बन रही है, तो यहाँ से आप कर लेंगे। ये आपका हुआ कूलम्ब स्क्वायर, ये नंबर है फोर्स का, न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देयरफॉर कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर
This is the value of permittivity of free space. Its dimensional formula is also asked sometimes. कभी कभी इसका डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करने को आपसे बोला जाएगा, तो आप उसको भी देख लें. डायमेंशनल फार्मूला के लिए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू आपने क्या पाया है यहाँ से q1 q2 होल अपॉन 4 पाई f r स्क्वायर. नाउ पुटिंग डायमेंशनल फार्मूला, दिस इज चार्ज q1 चार्ज q2, चार्ज हैज ऐसा यूनिट कूलम. This has no unit. This is Newton. Newton means kg, meter per second square, and this is meter square. Now put the dimensional formula. C means 80 ampere into charge. This is 80. Kg means mass. This is ml. T minus 2 finally. Dimension of force. Dimension of force. And this is meter square L square. Now solve it out. M inverse L square L cube T square T4 A square. This is the dimensional formula for permittivity. The next term is relative permittivity. Relative permittivity. Denoted by epsilon r. Permittivity हमने अभी डिस्कस किया. परमिटिविटी किसी भी मीडियम का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होने के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस है ड्यू टू एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट रेजिस्टिव पावर, दैट रेजिस्टिव प्रॉपर्टी इज टर्म्ड एज नॉन एज परमिटिविटी. अब ये परमिटिविटी एयर के रिस्पेक्ट में, फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में कितना है किसी मीडियम का. सपोज कि ये अगर ग्लास है तो एयर के रिस्पेक्ट में इसका कितना है, माइका है तो इसका कितना है, वाटर है तो एयर के रिस्पेक्ट में कितना है. मतलब कहने का यह हुआ परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम relative to permittivity of free space is known as relative permittivity. The permittivity of a medium relative to permittivity of free space is known as relative permittivity. Epsilon r is equal to permittivity of medium, किसी भी मीडियम का permittivity of medium divided by permittivity of free space. And it is denoted by epsilon only, epsilon m, permittivity of medium, and this is epsilon naught, permittivity of free space. So epsilon r is equal to epsilon m upon epsilon naught. This is formula here, and you also get epsilon m, permittivity of a medium is equal to epsilon r, epsilon naught. epsilon naught epsilon r, इस तरह से ये ज़्यादा यूज होता है. ये तो बहुत यूजफुल चीज़ें हैं और यूजफुल ये थ्योरी है आगे के चीज़ों को बहुत अच्छा से क्लियर समझने के लिए. यहाँ पे एक एग्जांपल हम आपको देना चाहेंगे कि सब प्रैक्टिकली ये रिलेटिव परमिटिविटी क्या बताता है मुझे. व्हाट डज इट टेल अस प्रैक्टिकली. फॉर एग्जांपल one thing more, let me explain one thing more, then after I will discuss about this example. Dielectric constant, this is another term.
that sometimes make the students confuse it. Dielectric constant. Let these two charges are placed in air. मान लेते हैं कि चार्ज एयर में है r डिस्टेंस पे. Therefore we can write here F is equal to F air K Q Q2 K Q1 Q2 upon 4 pi epsilon naught r square. This is the force acting between these two charges in air. When placed in any medium, another medium, when placed in other medium, then you will write it F medium Q1 Q2 4 pi epsilon medium r square. सब आपका वही है, डिस्टेंस वही है, चार्जेस वही, सब वही है, बस ये फ्री स्पेस में रखा गया है और नेक्स्ट टाइम में इन्हीं दो चार्जेस को किसी मीडियम में रख दिया गया है. वो वाटर हो सकता है, माइका हो सकता है, ग्लास होता है, कोई भी डाइलेक्ट्रिक हो सकता है, कंडक्टिंग हो सकता है, एनीथिंग कैन बी इट. ओके, देन dividing these two, what is the ratio? Dividing these two, we get F air dividing F air F medium equals to Q1 Q2 upon 4 pi epsilon naught r square. Q1 Q2 4 pi epsilon m r square. We get epsilon m divided by epsilon naught. Very interesting result. Just हमने बताया आपको क्या, epsilon m to epsilon naught. This ratio is known as epsilon r, relative permittivity. And here we find that the ratio of elastic force between two charge in air when divided by the electric force between the same two charge in any medium, then we get the same ratio epsilon m upon epsilon naught, and this ratio is called dielectric constant here. Dielectric constant denoted by K. अब ये आप मान लें, एक फर्स्ट ये रिलेशन को देखें, दूसरा ये रिलेशन को देखें. Comparing, we get epsilon r is equal to epsilon m upon epsilon naught is equal to K. These two are the same. Epsilon r and dielectric constant K, both of the two have the same effective value. Both of the two are equal to epsilon m upon epsilon naught, but they have different sources of origin. दोनों अलग अलग सोर्स से आ रहे हैं. के क्या कह रहा है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डायलेक्ट्रिक ये बता रहा है कि सर किसी कभी भी दो चार्ज को एयर में रखें और फिर किसी मीडियम में रखें तो दोनों में जो फोर्सेस लग रहे हैं उनका रेशियो जो होगा वो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उस मीडियम का जिस मीडियम में रखा गया है. जैसे अगर हम लोग वहाँ पे वाटर का एग्जांपल लें तो एयर में दो चार्ज को रखेंगे तो जितना फोर्स लग रहा है, और फिर हम जब उसको दोनों चार्ज को वाटर में रख देंगे तो ये दोनों को डिवाइड करेंगे जब हम, तो पाएंगे हम लोग ये रेशियो का वैल्यू 80. मतलब कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80 या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 80. दोनों का मतलब एक ही है. और इसका सिंपल मतलब क्या निकलता है इजियर वे में, वो नेक्स्ट हम देखते हैं. Let us take an example. KH2O, dielectric constant of water is equal to 80. What does it mean? इसका क्या मतलब है? ये मतलब आप समझ लेंगे तो समझिए कि आप इस टर्म को एक्सप्लेनेशन को समझ गए. आंसर में आप देखिए दो तरह से समझाएंगे और तब आपको दो पॉइंट इस बात को रखिएगा. KH2O is equal to 80 और आप जानते हैं कि इक्वल टू क्या है, एप्सिलॉन m. m यहाँ पे क्या हो गया, वाटर. H2O एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं हम लोग. इस तरह से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें
तो एप्सिलॉन H2O इज इक्वल टू 80 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या बता रहा है कि सर वाटर का अपना परमिटिविटी फ्री स्पेस से 80 टाइम्स ज़्यादा है। हमने बताया था कि जितना ज़्यादा कंडक्टिंग मीडियम होता जाएगा उतना ही ज़्यादा उसका परमिटिविटी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे वाटर का परमिटिविटी 80, मुझे ये रिलेटिव परमिटिविटी 80 ये बताता है कि एयर से उसकी परमिटिविटी 80 टाइम्स ज़्यादा है, और जितना ज़्यादा परमिटिविटी होगा उतना ही कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसमें, उस मीडियम में। अच्छा, नेक्स्ट एक और बात यहाँ से आ रही है, 80 इक्वल्स टू एप्सिलॉन H2O F एयर अपॉन F मीडियम, मीडियम इक्वल्स टू 80। ये हमें KH2O के रूप में मिला है क्वेश्चन से, और हम जानते हैं KH2 क्या है, रेशियो ऑफ फोर्स इन एयर टू मीडियम, इसको हमने रख दिया। और यहाँ से हम जब क्रॉस कर दें तो क्या मिल रहा है, मीडियम में जो फोर्स लग रहा है वो एयर में जो फोर्स लग रहा था उससे 80 टाइम्स कम लग रहा है, ये यहाँ होता है। इस तरह से रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी भी मीडियम का मुझे दो सेंस देता है। एक ये देता है कि वो मीडियम, फॉर एग्जांपल वाटर की बात करें 80 है इसका, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है, इसका मतलब ये हुआ सर कि वाटर की परमिटिविटी जो है एयर से 80 टाइम्स ज़्यादा है। और दूसरी बात यह है कि वाटर में जब दो चार्जेस को हम रखेंगे जिस तरह की एयर में रखे थे, तो जितना एयर में फोर्स लग रहा था उससे 80 टाइम्स फोर्स उस वाटर में कट जाएगा दोनों चार्जेस के बीच। ये मतलब ये करता है, मतलब ये हो गया कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका जितना उतना ही ज़्यादा दो चार्जेस के बीच का फोर्स कम होगा उस मीडियम में। एक अच्छी आपको इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ऐड कर दूँ है कि हम सब जानते हैं वाटर की अपनी रिलेटिव परमिटिविटी ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है, 81 भी होता है, 80 है। सर क्या एडवांटेज है, फिजिकली क्या इसका फायदा है? तो सर फायदा ये है कि किसी भी चीज़ को डालेंगे हम लोग आयनिक कंपाउंड्स को, तो जब वो टूटेगा तो उनके बीच जो आयनिक फोर्स है वो 80 टाइम्स घट जा रहा, किसके चलते? ड्यू टू रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर। और इससे क्या एडवांटेज मिल रहा है? इससे एडवांटेज ये मिल रहा है कि सर वो जो मटेरियल है, वो जो कंपाउंड है वो इजियर वे में डिजॉल्व हो जा रहा, और इसलिए वाटर में सॉल्युबिलिटी बढ़ जा रही है। हम कह सकते हैं वाटर एक गुड सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रूप में है, तो उसके पीछे एक फिजिकल रीजन ये भी है कि सर वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है। नेक्स्ट वन वी विल डिस्कस अबाउट a neutral electric dipole. Electric dipole. अभी मैंने कुछ देर पहले डिस्कस किया था that when we dissolve common salt in water we get sodium ion, chloride ion separated by very small distance. उसी तरह से बहुत there are many electrolytes when dissolved in their aqueous solution they releases suppose hydrogen ion, chloride ion from HCl, उसी तरह से copper sulfate, copper ion 2+ Cl 2Cl etc. all of these are electrolytes. तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि ये चार्ज इक्वल और अपोजिट है, बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर है, इसलिए मैंने आपको इस टर्म को समझाने के लिए इसका हेल्प किया है। कॉमनली जनरली ये नहीं मिलते हैं, लेकिन समझ में आ जाए ये इजी, इसलिए मैं इसको लिया हूँ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इसको हम डिनोट करते हैं -q से और इसको डिनोट करते हैं +q से, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस लाइक हियर, तब ये सिस्टम ऑफ चार्ज जो है वो कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक मींस चार्ज, डाइपोल दो पोल, पोल मतलब सेंटर ऑफ पावर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वल अपोजिट चार्ज -q +q, डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, इसलिए कैलकुलेशन और थ्योरी इजी हो इसके लिए हम लोग इसका ये डिस्टेंस जो है दोनों के बीच का 2a से डिनोट करते हैं, क्योंकि मेनी टाइम्स दिस हाफ पार्ट ओनली इज यूज्ड टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स और सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो उस केस में अगर a लेंगे तो ये a/2 लेना पड़ेगा, इसलिए बेहतर है कि इसको 2a लें, तो a और a लेकर के इजी सॉल्व हो जाता है।
तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब दो इक्वल और अपोजिट चार्ज स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड हो तो ऐसे सिस्टम ऑफ चार्ज को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसमें से हमने कुछ का एग्जांपल दिया, हालांकि वो आइडियल पोल्स हैं, फिर भी इसका एग्जांपल समझने के लिए आपको इजी है। द सिस्टम ऑफ इक्वल अपोजिट charge separated by small distance is called an electric dipole. Electric dipole. एग्जाम्पल्स के लिए आप इन सबको रख सकते हैं दिमाग में। हाइड्रोजन आयन, ऑक्सीजन आयन, ये भी आपके डायपोल बना रहे हैं अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। एक डायपोल ये हो गया, यहाँ से यहाँ प्लस माइनस, ये प्लस माइनस एटसेट्रा। नेक्स्ट टर्म इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक डायपोल नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, सिंपल। इलेक्ट्रिक इज चार्ज, नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें क्या है कि एक चार्ज माइनस क्यू हुआ, दूसरा प्लस क्यू हुआ, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस टू ए। इस डिस्टेंस को वेक्टर डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में लेते हैं, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। ड्यू टू दिस सिंपल रीजन, बस सिर्फ इसी रीजन से इसे हम वेक्टर में काउंट करते हैं कि द टू चार्जेस ऑफ डायपोल सेपरेटेड बाय स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर डिस्प्लेसमेंट टू ए फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये इस वेक्टर डिस्प्लेसमेंट इस सिस्टम को, इसको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को वेक्टर बना देता है। अदरवाइज अगर इसमें भी हम देखें तो ये सर चार्ज है, स्केलर है, ये भी डिस्टेंस है, स्केलर है, हमारा कोई उसमें चांस नहीं बनता वेक्टर। बट देयर इज अ डायरेक्शन for the vector displacement. Charge negative displaces towards positive, and therefore there is a sense of vector. The product of magnitude of either charge and vector displacement for a dipole is called electric dipole moment. Dipole moment denoted by vector P. P equals to 2a vector, इसलिए multiplied by q, we get 2a cube. ये vector P is equal to 2a cube. ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है। It is vector डायरेक्टेड फ्रॉम, एकदम इंपॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा, डायरेक्टेड फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। जहां पे भी किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर ये डायपोल मोमेंट का वैल्यू नहीं है, मतलब जीरो है, इलेक्ट्रिक बिहेवियर नहीं होगा, उसमें कोई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी वाली बात या बिहेवियर वाली बात नहीं होगी। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हमको ये भी बताता है कि इलेक्ट्रिक बिहेवियर वाला मटेरियल है, और है तो कितना है उसमें, ये इस तरह का। अच्छा, इसका यूनिट लेते हैं जब हम लोग, ऐसा यूनिट, ये है कूलम्ब मीटर, सिंपल कूलम्ब मीटर। अदर यूनिट में जब जाएंगे तो उसमें प्रैक्टिकल यूनिट आता है डेवाई डिनोटेड बाय कैपिटल डी इज इक्वल टू 3.3 10 टू द पावर -30 कूलम्ब मीटर। अदर यूनिट में और एक आपका यूनिट कॉमन है, इलेक्ट्रॉन नैनो कूलम्ब के जगह अदर यूनिट इलेक्ट्रॉन नैनो कूलम्ब।
इलेक्ट्रॉन नैनो कूलम, नैनो सी सॉरी नैनोमीटर, nanometer denoted by EnM. 1 EnM is equal to 1 इलेक्ट्रॉन के लिए आप ये SI सिस्टम में कन्वर्ट करिए, 1.6 10 to the power minus 19 coulomb, and this is nanometer. Nanometer is equal to 10 to the power minus 9 coulomb, and now solve it. मीटर कूलम्ब मीटर, इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाता है और ये आपका मिल देता है। अगर इसको हम एग्जाम्पल के रूप में ये देखें, जैसे कोई एग्जाम्पल बताएं जिसमें कि EnM के टर्म्स में उसका वैल्यू दिया हो, तो फॉर HCl मॉलिक्यूल व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, HCl और NaCl, इन सब के लिए जब देखेंगे तो इसके लिए EnM का वैल्यू जो है वो 2 EnM के टर्म्स में आता है, 2 Nm वैल्यू है उसका 2। इस तरह से ये कई आपके इसके एग्जांपल्स हैं, बट बेसिकली हम लोग सब यूज करेंगे ज़्यादातर कूलम्ब मीटर को, और उसको ही ज़्यादा प्रीफर करना है। नेक्स्ट अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड हैं। कितना वीडियो इज बीइंग वेरी लॉन्गर वन एंड इट इज बीइंग डिफिकल्ट टू कंटिन्यू द वीडियो मोर, सो वी विल डिस्कस the next topic, next explanation, and that will be electric field due to electric dipole in different cases, axial line, equatorial line, or at any one general point. Thank you, welcome.